नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम सोनिया रानी है। मैं सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल धूरी जिला संगरूर में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आप लोगों को हमारा 6ठी कक्षा का 12वां पाठ रेणुका झील पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, यह पाठ बहुत ही दिलचस्प है, तो आइए शुरू करते हैं रेणुका झील की सैर। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी कभी छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हो तो उसका अनुभव अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करते हो, जिससे आपकी खुशी और भी बढ़ जाती है। अक्सर ही आप अपने मित्रों को पत्र लिखने का अभ्यास करते हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के विवरण आप अपने मित्रों को देते हो। जैसे कभी हम अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पर इकट्ठे छुट्टियां मनाने के लिए निमंत्रण देते हैं, तो कभी पत्र लिखकर अपने मित्र को इस बात से अवगत कराते हैं कि आपने अपनी छुट्टियां किस तरह से मनाई। प्यारे बच्चों, यह पाठ भी क्षितिज द्वारा अपने मित्र उल्लास को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें वह रेणुका झील घूमने का अनुभव अपने मित्र को बताना चाहता है। तो आइए इस पत्र के माध्यम से हम भी रेणुका झील की सैर करते हैं। चंडीगढ़, दिनांक, प्रिय मित्र उल्लास, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब भी हम पत्र लिखते हैं, जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो अपने पते से पत्र लिखना शुरू करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि क्षितिज चंडीगढ़ का रहने वाला है वो अपने मित्र उल्लास को पत्र लिख रहा है। मैं पिछले सप्ताह अपने माता पिता व भाई आकाश के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका जी घूमने गया। तो सबसे पहले क्षितिज अपने मित्र उल्लास को बताता है कि वो अपने माता पिता और भाई आकाश के साथ रेणुका जी घूमने गया था। कब घूमने गया था? पिछले सप्ताह। रास्ते में हम त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब भी गए। इसके साथ ही क्षितिज बताता है कि रेणुका जी के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले शहर त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब में भी वे गए। हम चंडीगढ़ अंबाला सड़क से होते हुए काला अम्ब पहुंचे। यहाँ पर वह पूरे रास्ते की जानकारी देते हुए बताता है कि वे चंडीगढ़ से अंबाला जाने वाली सड़क पर होते हुए काला अम्ब नामक एक जगह पर पहुंच गए। वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में दिव्य शक्ति धाम महामाया श्री बाला सुंदरी जी के मंदिर गए। तो वहां से 6 मीटर आगे, कहां से? काला अम्ब से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम था। यहाँ पर उन्होंने श्री बाला सुंदरी जी के खूबसूरत मंदिर के दर्शन किए। माता बाला सुंदरी जी को वैष्णो माता के बाल रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिरमौर रियासत के तत्कालीन राजा प्रदीप प्रकाश ने करवाया था। तो इसके साथ ही क्षितिज ये जानकारी भी साझा करता है जो उसने वहां पर पढ़ी, जहां पुजारी जी से सुनी होगी, कि इस मंदिर का निर्माण, श्री बाला सुंदरी जी के मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिरमौर रियासत के राजा प्रदीप प्रकाश ने करवाया था। फिर हमने यहां से 56 किलोमीटर दूर रेणुका जी की ओर प्रस्थान किया। आगे क्षितिज बताता है कि त्रिलोकपुर के बाद वे कहां गए। इसके बाद वे रेणुका जी की तरफ चल पड़े। मार्ग में नाहन शहर आया तो पिताजी ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, लेकिन रेणुका जी पहुंचने से पहले वे रास्ते में कहां रुके थे? नाहन शहर में रुके। हमने यहीं खाना खाया और
कुछ समय के लिए शहर घूमने निकल पड़े। नाहन शिवालिक पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया शहर है। तो इसके साथ ही नाहन के बारे में भी क्षितिज जानकारी साझा करते हुए बताता है कि नाहन का जो स्थापना की गई थी वो 1921 ईस्वी में की गई थी और जो शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यह समुद्र सतह से 933 मीटर ऊंचाई पर है। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। इसके साथ ही क्षितिज नाहन के नए नाम के बारे में भी हमें बताता है कि इसे हम तालाबों का शहर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से तालाब और झीलें हैं जहाँ के रानी ताल में सुबह की सैर हो सकती है और शाम को बोटिंग भी। सर्व धर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद हैं। कहने का भाव क्षितिज बताता है कि नाहन में किसी विशेष धर्म के लोग नहीं रहते, बल्कि ये सर्व धर्म सद्भावना का शहर है। यहाँ पर सभी धर्मों के जो पूज्य स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी मौजूद हैं। अभी हम चहलकदमी कर ही रहे थे कि वर्षा आरंभ हो गई। हम गाड़ी में आ बैठे और रेणुका की ओर चल पड़े। तो इसके बाद उनका सफर आगे शुरू हुआ रेणुका जी की ओर। वर्षा होते हुए बाहर के दृश्य अद्भुत लग रहे थे। प्यारे बच्चों, जब भी आप कहीं किसी पहाड़ी स्थल पर जाते हो तो देखने में आता है कि वहां पर अक्सर वर्षा होती है। तो उस वर्षा का दृश्य बहुत ही लुभावना होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। धीरे धीरे वर्षा भी रुक गई। बादल पहाड़ियों की तलहटी से निकलकर मीलों दूर फैल गए थे। पहाड़ी गांव, सीढ़ी नुमा खेत खलियान, जंगली फूलों से लदे पेड़ पौधे, छायादार पगडंडियां, मंद मंद हवा तथा तरह तरह के वृक्ष जैसे विविध रूपों से हमारा स्वागत कर रहे थे। इसके साथ ही क्षितिज पहाड़ी क्षेत्र का अपना अनुभव बताता है कि वहां का जो दृश्य है वो कैसा था। वहां पर सीढ़ीनुमा खेत थे, जंगली फूलों से लदे हुए पेड़ थे, जो पगडंडियां थी, पैदल चलने के रास्ते थे, पूरी तरह से छायादार थे। क्यों? क्योंकि पगडंडियों की दोनों ओर वृक्ष लगे हुए थे। हवा मंद मंद धीमी धीमी चल रही थी और तरह तरह के वृक्ष उनका स्वागत कर रहे थे। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। तो पहाड़ी रास्ता अक्सर घुमावदार होता है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो एक तरफ खाइयां आती हैं, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम घूम जाते हैं तो वही पहाड़ हमारे दूसरी तरफ चले जाते हैं और खाई वाला रास्ता उल्ट दिशा में चला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ घुमावदार रास्ते की वजह से ही होता है। मार्ग में कहीं पुल आता तो कहीं झरना, तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी बहती पहाड़ी नदी। फिर एक लंबा सा पुल पार कर हम प्रकृति रमणीय रेणुका झील के पहलू में पहुंचे। तो आगे का अनुभव रेणुका झील का है। सबसे पहले हमने वहीं स्थित हिमाचल पर्यटन निगम के होटल में 2 कमरे बुक करवाए। कमरों में सामान रखकर कुछ देर आराम किया, क्योंकि इतना लंबा सफर करने के बाद अक्सर हम थक जाते हैं, तो कुछ देर आराम करना भी जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार क्षितिज की जो परिवार था उसने थोड़ी देर आराम करना मुनासिब समझा। फिर वहां के रेस्तरां में चाय पी। तो उसके बाद उन्होंने वहां के एक होटल में चाय पी। सामने ही दिखाई दे रही सुरमय रेणुका झील हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, यानी कि होटल के सामने ही रेणुका झील थी। हम तत्काल रेणुका झील की ओर घूमने चल पड़े। 3241 मीटर की रेणुका झील, ये उसकी लंबाई है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की
सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक अर्थ कुदरती, कुदरती तौर से बनी हुई, यानी कि इसे बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं है। यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रेणुका यह विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। इसके बाद रेणुका जी के बारे में बताते हुए क्षितिज हमें जानकारी देता है कि रेणुका जी कौन थी। रेणुका जी भगवान परशुराम जी की माता जी थी। दंत कथा है कि परशुराम की माता रेणुका ने अपने पति ऋषि यमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था, यानी कि रेणुका जी अपने पति के शाप के कारण ही झील बन गई थी। रेणुका झील से कुछ आगे एक छोटा सा ताल है। ताल का अर्थ बच्चों तालाब, जिसे परशुराम ताल कहते हैं, जहां माता रेणुका व परशुराम जी के मंदिर विशेष हैं। यहाँ झील व ताल में मछली पकड़ना वर्जित है और मांसाहार करना भी, यानी कि रेणुका जी पूरी तरह से एक धार्मिक स्थल है, जो कि रेणुका जी और भगवान परशुराम जी का स्थल है। यहाँ पर ना तो आप यहाँ के ताल में मछली पकड़ सकते हैं और ना ही मांस और मदिरा का सेवन कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है। मिनी का अर्थ होता है बेटा छोटा, यानी कि जहाँ बच्चों के मन बहलाने के लिए एक छोटा सा चिड़ियाघर है और दूसरा खास आकर्षण बब्बर शेर है। रेणुका जी की लाइन सफारी कई एकड़ में फैली हुई है। प्यारे बच्चों, आप जब भी चिड़ियाघर देखने जाते हो तो अक्सर लाइन सफारी अलग ही मजा देती है। तो जहां पर भी कुछ ऐसा ही है। रेणुका जी में मिनी चिड़ियाघर के साथ साथ एक लाइन सफारी का भी क्षेत्र है। यहाँ अनेक बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आते हैं। इस दुर्गम पहाड़ी स्थान में हर वर्ष नवंबर महीने में रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। तो आगे क्षितिज हमें रेणुका जी के महत्व के बारे में बताता है कि यहाँ पर हर वर्ष रेणुका जी का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में विभिन्न मंदिरों से शोभायमान मूर्तियां लाई जाती हैं। तो इस मेले में जहां पर जितने भी मंदिर स्थित हैं, वहां से मूर्तियां लाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। हजारों लोग उत्सव में भाग लेते हैं और झील में पुण्य स्नान करते हैं। कहने का भाव, इस झील में स्नान करने का बहुत ही धार्मिक महत्व है। यही कारण है कि जो लोग इस उत्सव में भाग लेने आते हैं, कौन से उत्सव में? रेणुका जी के मेले के उत्सव में भाग लेने आते हैं, वो इस झील में पुण्य स्नान करते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस झील की हमने पैदल परिक्रमा की। आगे क्षितिज हमें झील की जानकारी देते हुए बताता है कि यह लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ व पेड़ हैं, जो सिर से पैर तक हरियाली से ढके हुए हैं और पर्यावरण को सुखद बनाते हैं। तो आगे क्षितिज हमें बताता है कि रेणुका झील चारों ओर से ऊंचे ऊंचे व हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई झील है। परिक्रमा करते हुए हमने मिनी चिड़ियाघर के कुछ जानवर देखे। कुछ अपने घर में विश्राम कर रहे थे। मोर पंख फैलाए अपने सौंदर्य का परिचय दे रहा था। एकांत झील का चक्कर लगाते हुए हम थक चुके थे, पर मन आनंद की खोज में था। तो हमें क्षितिज झील के बारे में
बताता है कि यहाँ के मिनी चिड़ियाघर में कई तरह के जानवर भी हैं, जिनमें से क्षितिज और उसके परिवार ने मोर को विशेष रूप से अपने प्राकृतिक स्वरूप में देखा। इसके अलावा क्षितिज अपना अनुभव हमें बताता है कि झील का क्षेत्र काफी फैला हुआ है, इसी कारण वे पैदल चलते चलते थक गए थे, लेकिन उनकी ये थकावट केवल शारीरिक थी, मानसिक तौर पर वह पूरी तरह से आनंदित थे। सूर्यास्त से पहले ही हमने मंदिरों में दर्शन किए और होटल में वापस आ गए। हिंदू परंपरा अनुसार बच्चों, मंदिरों में सूर्यास्त से पहले ही दर्शनों का महत्व माना जाता है, इसलिए उन्होंने दिन ढलने से पहले ही मंदिरों में दर्शन किए और होटल में वापस लौट आए। अंधेरा फैलने पर चारों ओर रोशनियां जगमगा रही थी। रात्रि भोजन करने के बाद रात होटल में बिताई। तो प्यारे बच्चों, क्षितिज हमें बताता है कि उस रात वह रेणुका जी ही रुके। प्रातः जल्दी ही जागकर हम तैयार हो गए। सूर्योदय का दृश्य व पक्षियों का कलरव मन को अपूर्व शांति प्रदान कर रहा था, पर अब हमें रेणुका को छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना था। सुबह का अनुभव बताते हुए क्षितिज कहता है कि बेशक वे बहुत जल्दी उठ गए थे और वापस लौटने के लिए तैयार भी हो गए थे। सुबह का जो समय था, वहां का जो दृश्य था, वो बहुत ही खूबसूरत था, मन को शांति प्रदान करने वाला था। वहां से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर तो लौटना ही था। तो क्षितिज अपने परिवार के साथ घर की ओर चल पड़ा। यहां से पांवटा साहिब लगभग 35 किलोमीटर दूर था। यमुना नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन किए बिना चंडीगढ़ आना अधूरी यात्रा होती, इसलिए पिताजी ने गाड़ी पांवटा साहिब की ओर मोड़ ली। आगे क्षितिज हमें बताता है कि वहां से वह सीधे घर वापस नहीं आए। वहां से वह 35 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा साहिब पांवटा साहिब के दर्शन के लिए चल पड़े। पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। पांवटा साहिब का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए क्षितिज कहता है कि यह गुरुद्वारा साहिब दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो चुका है। हमने यहाँ माथा टेका व लंगर खाया तथा सुखद यात्रा की मधुर स्मृति लिए चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान किया। सचमुच यदि तुम भी साथ होते तो और भी आनंद आता। तुम्हारा मित्र क्षितिज। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ जो कि एक पत्र के रूप में रचा गया है, इसके माध्यम से हमने क्षितिज के साथ साथ रेणुका जी की यात्रा का खूब आनंद लिया। हमें रेणुका जी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी भी मिली और रेणुका जी के प्राकृतिक सौंदर्य का भी हमने आनंद लिया। तो आइए प्यारे बच्चों, आगे हम इस पाठ का अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब भी आप परीक्षा में बैठते हो तो आपको अक्सर पंजाबी से हिंदी अनुवाद के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभ्यास के पहले प्रश्न में हमें गुरुमुखी तथा देवनागरी लिपि के शब्दों का ज्ञान दिया गया है। पहले जो पंजाबी में शब्द दिए गए हैं, ये सभी गुरुमुखी लिपि में हैं और फिर उनका देवनागरी लिपि में अनुवाद दिया गया है। इससे अगला प्रश्न जो है, इसमें पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद थोड़ा
विभिन्न तरह से दिया गया है। इसमें पूरी तरह से पंजाबी का हिंदी अनुवाद बताया गया है। जैसे कुदरती को हम हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं, पिंड को ग्राम, स्वागत को स्वागत, अलौकिक शक्ति इसे हिंदी में दिव्य शक्ति कहा जाता है, अति सुंदर सुरमय, मनाही वर्जित, तब्दील प्रणत, धरती पृथ्वी, रुख या पेड़ इसे हम हिंदी में वृक्ष कहते हैं, छां देने वाले छायादार, सूरज दा छिपना, सूर्यास्त, स्थान धाम, लोक प्रचलित कहानी, दंत कथा, फेरी लगाना, परिक्रमा। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको पंजाबी में शब्द दिए जाएं तो ध्यान पूर्वक आप उनका हिंदी अनुवाद करें। प्यारे बच्चों, आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जैसा कि हमें निर्देश दिया गया है कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर केवल एक वाक्य में ही देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ कहाँ घूमने गया? इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ रेणुका जी घूमने गया। हमारा अगला प्रश्न है, श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर कहाँ पर है? तो इस पाठ के आरंभ में हमने देखा कि सबसे पहले क्षितिज अपने परिवार के साथ त्रिलोकपुर ग्राम में गया था और वहीं पर श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर त्रिलोकपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? त्रिलोकपुर के बाद क्षितिज अपने परिवार के साथ नाहन गया था। तो क्षितिज ने हमें बताया कि नाहन में बहुत से तालाब हैं, इसीलिए इसे तालाबों का शहर भी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तालाबों का शहर नाहन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका जी किसकी माता थी? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, रेणुका जी भगवान श्री परशुराम जी की माता थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध किस गुरु से है? पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जिनका उत्तर हमें 4 या 5 वाक्यों में देना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाहन शहर की विशेषताएं लिखें। तो जैसा कि हमने इस पाठ में नाहन शहर के बारे में पढ़ा है, वैसा ही आपको इसका विवरण देना है। हम लिखेंगे कि नाहन शहर शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। यह शहर 1921 ईस्वी में बसाया गया था। यह शहर समुद्र तल से 933 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे तालाबों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा चर्च मौजूद हैं। इस प्रकार हम नाहन शहर के बारे में 4-5 बातें लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका जी से संबंधित दंत कथा लिखें। इसमें हम क्या लिखेंगे? रेणुका जी भगवान
श्री परशुराम जी की माता थी। रेणुका जी ने अपने पति ऋषि यमदग्नि के शाप के कारण झील का रूप धारण कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका झील की विशेषताएं लिखें। इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील की लंबाई 3241 मीटर की है। यह झील समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक मिनी चिड़ियाघर है। इस झील के किनारे ही नवंबर महीने में माता रेणुका जी का मेला आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पांवटा साहिब गुरुद्वारे की जानकारी एकत्रित कर लिखें। तो इस पाठ में गुरुद्वारा साहिब के बारे में जो हमें बताया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पांवटा साहिब गुरुद्वारा सिखों का एक प्रमुख और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह जमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। पांवटा साहिब गुरुद्वारे में दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे थे। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो चुका है। प्यारे बच्चों, आगे हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। हमारा पहला रिक्त स्थान है, नाहन को डैश का शहर कहा जा सकता है? तालाबों का। पूरा रास्ता डैश घुमावदार था, हरा भरा घुमावदार। डैश झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो यहाँ पर हम रेणुका भरेंगे। डैश में गुरु गोविंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। पांवटा साहिब में बच्चों के लिए यहाँ मिनी डैश है, चिड़ियाघर। आगे बच्चों पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हों उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक हमें करके बताया गया है, माता को हम माँ और जननी दोनों ही शब्दों से पुकार सकते हैं क्योंकि इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। इसी प्रकार आगे शब्द दिया गया है वर्षा। वर्षा को हम बारिश, बरखा कुछ भी कह सकते हैं, मेह भी कह सकते हैं। आगे है रात। रात को लिखेंगे हम रात्रि, रजनी, निशा। हवा, वायु, पवन, समीर। पेड़ को हम वृक्ष, विट्प, तरु लिख सकते हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन, कुसुम लिख सकते हैं। समुद्र का अर्थ है सागर, जल्दी, उदधि। बादल का अर्थ है बच्चों मेघ, घन। आगे है विपरीत शब्दों का मिलान करें। तो सबसे पहले शब्द है भीतर, जिसे बाहर के साथ मिलाया गया है। आरंभ को हम अंत के साथ मिलाएंगे। शांति को युद्ध के साथ मिलाएंगे। अधूरी को पूरी के साथ मिलाएंगे और शाप का मिलान वरदान के साथ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा 12वां पाठ रेणुका झील। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे और परीक्षा में जो प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे आप उनका बड़ी आसानी से उत्तर दे सकोगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखने तथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।